बोलते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेल कोशिका के बारे में, है ना। कोशिका में एक तरह से इधर जंतु कोशिका है और इधर पादप कोशिका। साइज और आकार हम लोग देखते जा रहे हैं। साइज में ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। आकार में ये चौकोर होता है और ये गोलाकार होता है। समझ में आ रहा है? डिफरेंस कैसे कैसे होता है वो हम आगे जाके देखेंगे एग्जाम में क्या क्या पूछता है। एक जो मानव सेल होता है जिसको हम जंतु सेल कहते हैं, उसके अंदर क्या क्या पाया था पहले उसको देखो। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर होता है गोल्जी बॉडी। क्या होता है? गोल्जी बॉडी। इसी के अंदर होता है सेंट्रोसोम। क्या होता है? सेंट्रोसोम। इसके अंदर होता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। इसके अंदर होता है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। इसके अंदर होता है ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ रहा है? अब बीच में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है चीज? एकदम ध्यान से देखो। न्यूक्लियस का काम क्या है? तो कोशिका का ब्रेन, कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का दिमाग, यानी सिंपल सा बात करते हैं, कोशिका कंट्रोल किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियस के द्वारा होता है। यही सबको ऑर्डर देता है काम करने के लिए। सबका अलग अलग काम है। माइटोकॉन्ड्रिया का अलग काम है, गोल्जी बॉडी का अलग काम है, सेंट्रोसोम का अलग काम है, लाइसोसोम का अलग काम है, राइबोसोम का अलग काम है। सबका अपना अपना काम बांटा हुआ है। तुमको अगर कोशिका का कंकाल पूछागा कि कोशिका का कंकाल किसको कहते हैं, तब हम क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, किसको कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन बोलेगा तो न्यूक्लियस। अब हम एक एक करके इसके अंदर का फंक्शन को समझते हैं कि किसका किसका क्या क्या काम होता है। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में डिटेल पढ़ाए हुए हैं, ये 5 मिनट का क्विक रिवीजन है, इसमें ध्यान देना। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, ये सब का काम हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जब हम स्टार्ट करते हैं तो गोल्जी बॉडी के बारे में तुम लोग को बताया था कि हमारे शरीर में ऊर्जा का जो परिवहन होता है, क्या होता है? ऊर्जा का परिवहन। उसका काम क्या करता है? कौन करता है? गोल्जी बॉडी। एक तरह से बोलो तो ऊर्जा का संचरण करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है। सर ऊर्जा को लेके क्यों जाता है? रीजन क्या होता है कि हमारे शरीर में जो अलग अलग हमारे शरीर का पार्ट है, सब अपना अपना एनर्जी, सब अपना अपना भोजन खुद बनाता है। क्या करता है? खुद बनाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारा पूरा जो शरीर है वो लाखों अरबों क्या किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है। जैसे नाखून, ये अपना भोजन खुद बनाता है, अपना एनर्जी खुद डेवलप करता है। ठीक है, जैसे मान लो ये फिंगर, यहाँ पे मान लो पैर है, जीभ है, बाल है, सब मतलब एड़ी से लेके चोटी तक अगर हम बोले अपना शरीर का, तो सब अपना अपना ऊर्जा क्या करता है? खुद बनाता है। समझ में आ रहा है ना? तो अगर हम ऊर्जा खुद बनाते हैं, या मेरा जीभ अगर ऊर्जा खुद अपने लिए बना रहा है, तो अभी हम जीभ का ज्यादा यूज कर रहे हैं ना? ये हाथ का तो कम यूज कर रहे हैं, पैर का भी बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। इस कंडीशन में क्या हुआ कि हमारे जीव द्वारा जो एनर्जी इसमें उत्पन्न किया जाएगा, जो प्रोडक्ट किया जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जीव का यूज कर रहे हैं, है ना। अगर गोल्जी बॉडी हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? हमारा जीव धीरे धीरे क्या होगा, जैसे बैटरी गन होता है ना, गोल्जी बॉडी बायोलॉजी, ऐसे धीरे लड़खड़ाएगा जीव और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। जैसे होता है ना कि हम जीवन मरण से मुक्ति मिल जाना, तो जीव को भी जीवन मरण से मुक्ति हो जाएगा। ऊपर नीचे ऐसे धीरे धीरे ऊपर नीचे, पहले स्पीड से कर रहा है, फिर ऐसे ऐसे होगा, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। कोशिश करेगा उठने का, ऐसे थक जाएगा लेकिन उठ नहीं पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं है। तो यही काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। शरीर का अन्य पार्ट जहाँ पे तो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन वहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, वो जाता है वहां से, उसको एनर्जी को कैरी करता है और लाके कहाँ तक पहुंचा देता है? जीव तक। अब वही जीव हमारा कंटिन्यू एनर्जी को यूज करता है। जैसे जब अभी हम बोल रहे हैं तो हमारा बोलने में ज्यादा एनर्जी खपत हो रहा है, जीभ ज्यादा एक्टिव है। अगर हम दौड़ेंगे तो मेरा पैर ज्यादा एक्टिव होगा, तो पैर को भी तो एनर्जी चाहिए। अगर मान लो जीभ पूरा एक्टिव है और एनर्जी मेरा हाथ में सेव है, अगर हम हाथ से एनर्जी गोल्जी बॉडी मांगेगा कि 2 भाई जीभ तक पहुंचाएंगे, अगर हाथ मना कर दिया ना, तो कभी लड़ाई होगा तो ये फाइट मारने के लिए स्टार्ट करेगा और वहां मुंह तक पहुंच पाएगा, इसका भी एनर्जी खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, पूरा शरीर को बैलेंस करने का काम, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। कि जहां एनर्जी ज्यादा यूज हो रहा है, वहां जहां कम हो रहा है वहां से पहुंचा देना। समझ में आ रहा है? तो गोल्जी बॉडी हम लोग क्या करता है? हमारे शरीर में ऊर्जा का परिवहन करता है। सेंट्रोसोम को क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम का काम क्या है? सेंट्रोसोम का काम यह है कि कोशिका का विभाजन करना। क्या करना? कोशिका का विभाजन या कोशिका का पुनर्निर्माण। समझ में आ रहा है? कोशिका का नया कोशिका को कौन ये फोटोकॉपी करता है? सेंट्रोसोम। अपने भाषा में बोले तो कोशिका का फोटोकॉपी कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोशिका का फोटोकॉपी कौन करता है? सेंट्रोसोम, है ना। तो कोशिका का विभाजन का मतलब ये नहीं है कि वो कोशिका है उसको 2 टुकड़ा में बांट दिया, आधा घर इसका आधा घर इसका। कहने का मतलब है एक कोशिका को 2 टुकड़ा करता है, उससे 2 कोशिका हो जाता है। क्या होता है? कोशिका हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि कोशिका बना किससे होता है? प्रोटीन से बना होता है। वैसे ध्यान से देखो, ये है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। इसको अलकायदा भी कहते हैं, इसको पाकिस्तानी भी कहते हैं। हमारे शरीर में वो पाकिस्तानी है, एकदम बम, सुसाइड बॉम्बर है, एकदम बम लेके घूमते रहता है, बोलता ज्यादा कुछ बोलेगा फाड़ लेंगे अपने आप। समझ में आ रहा है? अब इसको कौन नुकसान पहुंचा है?
अगर इसको कोई छेड़ेगा ये अपने अपने तो जाएगा, ये पूरा कोशिकों को लेके चले जाएगा, है ना। इसलिए इसको अलकायदा कहते हैं। अब तुम लोग एग्जाम में अलकायदा ऑप्शन में मत खोजना, समझ में आ रहा है। आत्महत्या की थैली तुमको मिल जाएगा किस कौन, लाइसोसोम। लेकिन ये नहीं कि ऑप्शन में जाना आपको अलकायदा बोल दो पाकिस्तानी कहीं ऑप्शन में नहीं मिल रहा, तो वैसे नहीं समझाने के लिए तुमको बोल रहे हैं कि एक तरह से ये क्या है, आतंकवादी हमारे शरीर का सबको खुलेआम चैलेंज करता है कि हमसे अगर मुंह लगाया, अगर हमको ऊपर नीचे किया, हमको अगर छेड़ा तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, समझ में आ रहा है। कौन कहता है, लाइसोसोम। इसीलिए इसको क्या करते हैं, आत्महत्या की थैली। इसमें ऐसा लिक्विड पाया जाता है, ये लिक्विड अगर किसी के ऊपर छिड़क देगा ना वो जल के भस्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल के भस्म हो जाएगा। तो इसका काम क्या है, हमारे शरीर में कोशिका का रिपेयर करना। क्या करना, कोशिका का रिपेयर करना। इन द सेंस, रिपेयर इन द सेंस कि अगर हम चल रहे हैं ऐसे कहीं घसड़ा गए, कहीं चोट लग गया, ठेस लग गया, रगड़ा गया, सर फूट गया, कोई ढेला मार के इसका गजनी बना दिया सर को, समझो उस कंडीशन में जो हमारा स्किन वगैरह तो कटता है ना, करता है नहीं करता, हाँ उंगली चुराता है कि नहीं, स्किन रगड़ाने के बाद जब फटेगा ब्लड आएगा नहीं आएगा, तो ये सब कंडीशन में कोशिका का रिपेयर कौन करता है, वो करता है लाइसोसोम। क्या करता है, लाइसोसोम। ये क्या करता है, मृत कोशिका को गला देता है। क्या करता है, ठीक है, अपना जाके वो लिक्विड हल्का सा छिड़केगा तो मृत कोशिका क्या हो जाएगा, गल जाएगा। और यहाँ सेंट्रोसोम लगा हुआ रहता है क्या करने के लिए, कोशिका नया कोशिका प्रोडक्ट करने के लिए, कोशिका विभाजन करने के लिए। तो धीरे 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 क्या होता है, हमारा कोशिका रिपेयर हो जाता है, समझ में आ रहा है। ये क्या होता है, सड़ा मृत कोशिका को गलाने का भी काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। ठीक है, आते हैं बात राइबोसोम का। क्या आता है, राइबोसोम। ये जो ER देखा हुआ है ना, ER हमारा इस शेप में रहता है, समझ में आ रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस शेप में हमारा इसमें रहता है, इसमें सेल के अंदर, ठीक है। और इसका जो कुछ पार्ट होता है ना ऐसे रहते हैं, खुरदरा होता है, दरदरा होता है, जिसको इंग्लिश में रफ कहते हैं। क्या कहते हैं, रफ। और ऊपर वाला पार्ट होता है स्मूथ। क्या होता है, स्मूथ, ठीक है। और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, रफ। समझ में आ रहा है, रफ और स्मूथ ये दो पार्ट में होता है। ये जो रफ वाला पार्ट है ना, इसको जब जूम करके देखा गया, रफ वाला पार्ट को जब जूम करके देखा गया तो पता चला कि यही राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे वाला पार्ट या दरदरा पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट को नहीं कह सकते हैं, दरदरा पार्ट जो है उसी में क्या पाया जाता है, राइबोसोम। एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ राइबोसोम, टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर आवर बॉडी। ठीक है, हमारे शरीर के लिए क्या करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम। समझ में आ रहा है, हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम। समझ में आ रहा है, वो कहाँ पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ पार्ट में। ठीक है, देखो ये जो प्रोटीन का निर्माण करता है, ये दो तरह से प्रोटीन का निर्माण करता है। एक होता है 70S। क्या होता है, 70S। हाँ 70S। एक क्या होता है, 70S। और एक होता है 80S। क्या होता है, 80S। 70S क्या होता है और 80S क्या होता है, अकॉर्डिंग टू साइज भी तुम लोग जा सकते हैं। सेंडिमेंटेशन इसको बोलते हैं। जैसे देखो 70 और 80 सिंपल भाषा में, ठीक है। ये जो 70S वाला जो राइबोसोम प्रोड्यूस करता है ना प्रोटीन को, वो किसमें करता है, वो करता है प्रोकैरियोटिक के लिए। किसके लिए, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, ये पिछले क्लास में तुम लोगों को बहुत अच्छे से बताया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा हम लोग यूज कर लेंगे उसका आगे चलकर। ठीक है, जब इससे हम आगे निकलेंगे तो उसका यूज करेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सिंपल भाषा में अगर हम लोग बात करते हैं तो जिसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, तो क्या सब बंद आंखों से देख सकते हैं, हाँ। अगर खुली आंखों से नहीं तो बंदे आंखों से नहीं, जिसको हम लोग, जिसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, खुली आंख का मतलब ये सर आंखें खोलने से नहीं देख पा रहे हैं, तो बंद करने के बाद कैसे देख पाएंगे, है ना। तुम लोग कितना अच्छा से सांप सुना हुआ है, हाँ, इसी में तुम आवाज है मस्त देख रहा है। अरे क्लास में एक्टिव रहना है, बार-बार कहते हैं जब बोलोगे तब तुम्हारा यहाँ का ज्ञानेंद्रिय खुलेगा, अब तब तुमको तो फटाफट दिमाग में डाउनलोड होगा। और शांति से सुनोगे तो कथा की दुनिया में लोग बहुत कहता है, सुन सुन के निकल जाओ तो फायदा नहीं करेगा। बार-बार कहते हैं एक्टिव रहता है क्लास में। ये सुनो 70S किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक क्या हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं, हाँ। उसको देखने के लिए किसका यूज करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप। कहने का सिंपल बात है, सूक्ष्म जीव को हमको देखना है, ठीक है, तो हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो सूक्ष्म जीव कहने का मतलब बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, समझ पा रहा है, फंगस हो गया, कवक हो गया, इस सब में किसका यूज होता है, 70S का। क्या होता है, 70S का। और 80S का यूज क्या होगा, जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में, उसमें क्या होगा, 80S का यूज होता है। समझ पा रहा है। अब जंतु कोशिका बोले तो तुम लोग भी तो जंतु हो, बायोलॉजिकल भाषा में मानव भी क्या है, एक जानवर ही है, जंतु ही है। समझ में आ रहा है। और जंतु में, जानवर में भी सबसे तेज दिमाग वाला जानवर क्या है, सबसे तेज दिमाग वाला। हम लोग जो मानव प्राणी है ना, हम लोग बायोलॉजिकल भाषा में ही जानवर ही है। क्या है, जानवर ही है। और जानवर में भी कैसा जानवर, सबसे तेज दिमाग वाला जानवर। समझ में आ रहा है, हाँ। तो जब हम लोग बोलते हैं कि 80S जंतु कोशिका में पाया जाता है, इसका मतलब है 80S हम लोग में पाया जाता है। क्या होता है, 80S घोड़ा में क्या पाया जाएगा,
घोड़ा में क्या होगा, गधा में क्या होगा, हमारे अंदर क्या होगा, अंतर है नहीं है। एक्सेप्ट करो तुम, क्या है तुम प्रो हो। प्रो मतलब वो प्रो वाला नहीं जाना, प्रो क्रिएटिव नहीं, प्रो एकदम लेवल वाला प्रो, समझ में है। तो बोलता है कि हाँ घड़ा गधा और हम में कोई अंतर नहीं है अकॉर्डिंग टू एटीएस, ठीक है। मतलब हमारे अंदर भी एटीएस पाया जाएगा और घोड़ा गधा के अंदर भी एटीएस। तो बोले सर हाथियों के अंदर भी एटीएस पाया जाएगा और शेर के अंदर भी एटीएस। हाँ भला शेर भी जानवर है, लेकिन नाम का प्रभाव है कि हम शेर हैं। इसको कोई शेर बोलेगा सीना चौड़ा कर लेगा, और कोई कुत्ता बोलेगा तो मुंह नीचे कर लेगा, समझ में। लेकिन दोनों का इसको नवाजा किससे जा रहा है, जानवर के श्रेणी से, है ना। लेकिन फर्क किसका है, कर्म का है। शेर दहाड़ता है और कुत्ता चमचागिरी करता है, अंतर है ना। तो चमचागिरी करना पसंद करते हो कि दहाड़ना, जोर से बोलो, दहाड़ना। तो फिर शेर बन के रहो, हाँ ध्यान दो। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खुरदरा भाग समझ में आ गया, है ना, कि राइबोसोम वाला पार्ट में ही 80s और 70s होता है। जब हम 80s और 70s का बात करते हैं, ऊर्जा और एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है, हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, ये इस चीज को तो हमको जानना है ना। देखो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना जो होता है ना, कैप्सूल की भांति होता है। क्या होता है, एक कैप्सूल की तरह। लुक एट दिस, समझ में आ रहा है। इसके अंदर जो आंतरिक संरचना होता है ना, वो ऐसे होता है। क्या होता है, ऐसे। हम डबल नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारे लिए समझाने के लिए कर ही देते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो आंतरिक संरचना होता है उसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी, याद रखना। क्या कहते हैं, क्रिस्टी, ठीक है। अब जब देखो, जब हमारे बॉडी में श्वसन की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आता है। ऑक्सीजन कहाँ जाता है, सीधा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन जाता है तो यहाँ पे क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र। जब एक क्रेब्स चक्र कंप्लीट होता है तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। क्या होता है, 38 एटीपी। अब 38 एटीपी जब निर्माण होता है तो 38 एटीपी मिलकर क्या करता है, एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण, समझ में आया। अब ग्लूकोज हमारे शरीर में क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो समझ आया एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है। जब हम श्वसन लेते हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन भी लेते हैं ना। ऑक्सीजन सीधे कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चल रहा होता है, क्रेब्स चक्र। क्या चल रहा होता है, क्रेब्स चक्र। और एक क्रेब्स चक्र बराबर कितना एटीपी होता है, 38 एटीपी। और 38 एटीपी मिलकर कितना ग्लूकोज का निर्माण करता है, एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है। अब जब ग्लूकोज मिल गया इसका मतलब हमारे बॉडी को क्या मिल गया, एनर्जी मिल गई। कोई दिक्कत है, हमारे शरीर का जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये भी 24 घंटा एक्टिव रहता है। बोलो सर हाँ, एगो तो सुने थे दिल के बारे में, कि दिल एकदम जिंदगी में जब से तुम पैदा हुआ है और जब तक तुम नहीं मरेगा तब तक एक ही शरीर में तरह मशीन फिट है जो 24 घंटा काम करते रहता है। उसी तरह हमारे शरीर में सबसे ज्यादा एक्टिव कौन रहता है, वो कंटिन्यू हो रहा है, आपको पता है, उससे डिस्प्ले होता है, जिससे ध्यान रखो। यहाँ पे ध्यान, ये देखो कहाँ थे लोग, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव क्यों होता है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। देखो हमारा शरीर अगर सांस लेना छोड़ देगा, एक आध मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, मैक्सिमम 4-5 मिनट, कोई कोई एकदम भोंगी बाबा टाइप का एकदम होगा खतरनाक साधना, क्या हुआ 10-5 मिनट रह सकता है सांस रोक के, है ना। तो जब सांस हमारा जब तक बॉडी में चलेगा तब तक माइटोकॉन्ड्रिया भी एक्टिव रहेगा। क्यों, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो सांस में ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन सीधा कहाँ जाता है, हर एक सेल के पास, और सेल में भी किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पे कंटिन्यू क्रेब्स चक्र चलते रहता है, किसके लिए, हमारा एनर्जी उत्पन्न करने के लिए। समझ में आ रहा है ना, 38 एटीपी का निर्माण करता है और उससे हमको ग्लूकोज मिलता है ना। तो जब तक हम सांस लेते हैं तब तक माइटोकॉन्ड्रिया भी वर्क करते रहता है। समझ लो, क्यों, सांस लेते तो ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन से कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना वर्क करते रहते हैं, ठीक है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज्यादा, सेल के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाला चीज कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसको एनर्जी का ना बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, प्रोटीन का बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या होता है इसके अंदर, प्रोटीन का। अगर तुम कंटिन्यू काम कर रहा है, एक व्यक्ति है जो कि खाता है और सोता है, और एक व्यक्ति है खाता है ठेला चलाता है, किसको ज्यादा भूख लगेगा, हाँ किसको ज्यादा भूख लगेगा। तुम्हारे पास 20 को अगर पूरी है ना, तो एक व्यक्ति खाने सोने वाला है और एक व्यक्ति ठेला चलाने वाला है, कौन बेसी खाएगा, ठेला खाएगा ना, क्योंकि अगर वो काम ज्यादा कर रहा है उसको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए, यस नो, चाहिए ना। उसी कंडीशन में क्या होता है कि ये सब मान लो सुतने वाला व्यक्ति है, क्या है, सुतने वाला, इस सबको तनी मनी प्रोटीन मिलता है ना तो काम चल जाता है। क्या होता है, काम चलता है। लेकिन इसको हुमज के प्रोटीन चाहिए, क्या चाहिए, हुमज के। लेकिन ये बोलता है ना राइबोसोम कि हमरे नजर में ना सब बराबर, तुम क्या तो खटो और क्या सुतो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बनाए अगर 10 को तो हम 2-2 को सब में बांटेंगे। क्या करेंगे, 2-2 को सब में बांटेंगे।
अब जिसको बेसी एनर्जी का जरूरत है, जिसको बेसी प्रोटीन का जरूरत है, अपना जुगाड़ खुद से करो। अब भाई ठेला चलाने वाला व्यक्ति है, तुम 2 रोटी देगा तो सुतने वाला तो 2 रोटी खा के सो जाएगा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन ठेला चलाने वाला पेट भरेगा, क्या करेगा, कहीं जाएगा, मुड़ी गुंडी का दुकान देगा, हुमच देगा, पकड़ेगा ना। वही कंडीशन है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने अंदर, क्या अपने अंदर एगो अलग से खाना बनाने वाली तैयार कर लिया है। क्या कर लिया है? खाना बनाने वाली का इन द सेंस कि प्रोटीन निर्माण करने के लिए अपने अंदर 70S पाल लिया है। क्या पाल लिया है? 70S, ठीक है। अब 70S किसका गुण है? यूकैरियोटिक का है कि प्रोकैरियोटिक का गुण है? प्रोकैरियोटिक का गुण है ना। यही क्वेश्चन तुमको एग्जाम में एकदम घुमच के पूछेगा तो तुमको उस समय समझ में नहीं आएगा कौन सी पूछ दिया, ठीक है। पूछेगा कि यूकैरियोटिक के किसके अंदर प्रोकैरियोटिक के लक्षण दिखाई देते हैं, तो क्या बोलेंगे? ये किसमें पढ़ा रहे हैं हम लोग? अभी जंतु कोशिका में पढ़ा रहे हैं ना। यही सेम कंडीशन आएगा पादप कोशिका में, तो यहाँ आएगा प्लास्टिड। क्या आएगा? प्लास्टिड। समझ में आ रहा है? प्लास्टिड भी यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। प्लास्टिड पढ़ा के 3 प्रकार से होता है। प्लास्टिड कितना होता है? 3। क्या क्या पढ़ाए थे? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट पढ़ाए थे ना। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? भोजन का निर्माण करना। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? भोजन को संग्रह करना। और क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है? रंग प्रवाहित करना। जैसे टमाटर का लाल होना, आम का पीला पक्के हो जाना, गाजर का लाल होना, आलू का हरा हो जाना, है कि नहीं, मिर्ची का हरा होना, ये सब कंडीशन जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट के थ्रू होता है। समझ में आ रहा है? तो अगर तुमसे पादप कोशिका में पूछे कि पादप कोशिका में किसके अंदर, क्या पूछेगा? पादप कोशिका में किसके अंदर प्रोकैरियोटिक के गुण देखे जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिड। अगर प्लास्टिड नहीं रहा तो क्लोरोप्लास्ट। क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अगर प्लास्टिड नहीं रहेगा तो क्लोरोप्लास्ट। ये सब कंफ्यूजन खत्म हो गया ना। ये अपने अंदर इसको बहुत प्रोटीन चाहिए, लेकिन ये राइबोसोम उसको पूर्ति नहीं कर पाता है, इसीलिए वो अलग से खाना बना प्रोटीन बनाने वाला किया है वो साइज है 70S। क्या हो गया? 70S। अब पता है क्यों रखा है? ये जो रखा है ना अपने अंदर, ये किसी को पता ही वो नहीं किया है ना। गोल्जी बॉडी को इन्फॉर्म किया है, कहा है उसको पता है कि गोल्जी बॉडी जहां पता चला कि मेरे अंदर अलग से प्रोटीन बन रहा है, ये तुरंत से कंट्रोल लाइक नहीं मांगेगा। कहा है इसका काम है कि जहां एनर्जी कम है वहां पहुंचा दो, कि तुरंत कंट्रोल लाइक हुजूर थोड़ा हमको भी दीजिए। क्या कीजिए? हमको भी दीजिए। फलवा लाइसोसोम आप बता रहा है उसको भी थोड़ा चढ़ाना है प्रोटीन, है ना। इसलिए चुपचाप हम घर के अंदर रखा है। समझ में आ रहा? जैसे कोई व्यक्ति कार से जाता है जैसे रोज ट्रेन पकड़ने के लिए, क्या करता है? कार से। अब ड्राइवर आता है तो कार से छोड़ता है, लेकिन पता चला कि ड्राइवर बीच में बंक मारता है, बंक इतना से छुट्टी मार देता है। तो उसको जैसे भी जाना हो तो क्या किया आपने? चुपचाप अपने घर में मोटरसाइकिल रखते हैं। अगर ड्राइवर अपसेट करता है मोटरसाइकिल जाता है, अब कोई पड़ोसी के भी नहीं बताया, का है पड़ोसिया को बता देंगे रोज मोटरसाइकिल मांग के चलाएगा, तो होता है नहीं कंडीशन। हाँ, तो चुपचाप रखा हुआ है। वही कंडीशन 70S अपने अंदर चुपचाप पाल के रखा हुआ है, किसी को नहीं बताया। अगर ये जानकारी गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, राइबोसोम को दे देगा तो इससे सब प्रोटीन भीख मांगने लगे। समझ में आया? इसीलिए किसी को बताइबो नहीं किया है, चुपचाप रखा हुआ है। तो क्वेश्चन जब पूछेगा तब किसी को दिक्कत होगा? नहीं होगा। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? कोशिका का, हम इसको कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटल सिस्टम ऑफ सेल। क्या कहते हैं? स्केलेटल सिस्टम ऑफ सेल किसको कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ रहा है? अगर तुमसे एग्जाम में पूछा जाए कि कोशिका का, किसका? कोशिका का कंकाल किसको कहते हैं? क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। कोशिका का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोशिका में क्या काम है? वो पिलर का काम करता है। क्या करता है? पिलर का। सिंपल सा मतलब है, अपने भाषा में अगर बात करें तो उसका काम है कि कोशिका को पचकने नहीं देंगे। क्या देंगे? पचकने नहीं, मतलब दोनों लेयर को अलग करके रखेंगे। जय भोलेनाथ। ध्यान रखना, कंटिन्यू रहेंगे। क्या करना है? पचकने नहीं देना। जैसे ये देखो अभी क्लासरूम में, क्लास में एक पिलर देख रहा है ना, एक पिलर देने का पर्पस क्या है कि इससे और इसका डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। अगर सब तरफ से दीवार और पिलर हटा दें तो ये छत और ऊपर का छत मिलने में देर लगेगा नहीं। हम लोग जितना आजादी से बैठ के या लेक्चर देना दे पाएंगे नहीं, चपा के बहुत नहीं चाहिए। अगर उसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हट जाएगा ना तो लाइसोसोम जो सुसाइड बम्बर बने घूम रहा है ना, यहू के चाक मर जाएगा। समझ में आ रहा है? राइबोसोम जो कहते हैं ना अपना प्रोटीन का बादशाह है, बाप है, निर्माण करता है, यहू का चाक मर जाएगा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया मरेगा। आई इवन ये जो कहता है ना कि सब मेरे कंट्रोल में है, ये भी दरा के मर जाएगा। ठीक है। तो सबका जीवन किस पर टिका हुआ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अब देखो चीज, इसके अंदर बोलेंगे तो कुछ लिक्विड पाया था। क्या होता है? लिक्विड पाया था। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। ठीक है। आइए इसमें बोलेंगे तो कोशिका द्रव को क्या बोलते हैं? कोशिका को बोलते हैं साइटो। क्या बोलते हैं? साइटो होता है ना। तो ये होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है।
साइटोप्लाज्म को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म और हिंदी में इसका क्या होता है, कोशिका द्रव। ठीक है, और यहाँ देखो ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर भी अलग से द्रव पाया जाता है। क्या होता है, न्यूक्लियस में देखो जो कोशिका के अंदर पाया जाता है उसको कहते हैं कोशिका द्रव। तो जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक। तो ये क्या हो जाएगा, केंद्रिका द्रव हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, केंद्रिका द्रव। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाँ वेरी गुड, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, कोई दिक्कत है। और ये दोनों मिलकर जब प्लस होगा तब हो जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम लोग जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव। ठीक है, देखो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। समझ में आ रहा, देखो इसके अंदर जो हमारा है ये क्या है, साइटोप्लाज्म। स्पीक लाउडली, क्या है, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। जब ये दोनों को मिला देते हैं तब क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म, जिसको कि हम लोग जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव का नाम, जीव द्रव किसने दिया था, पुरकिंजे नामक व्यक्ति ने दिया था। कौन दिया था, पुरकिंजे नामक व्यक्ति ने। अब जीव द्रव को जीवन का आधार किसने बताया था, हेक्सले नामक। कौन बताया था, हेक्सले नामक बताया। समझ में आ रहा है, हेक्सले नामक व्यक्ति जीव द्रव को जीवन का आधार बताया। इसमें कहीं कोई दिक्कत है, ये समझ में आ गया, कहीं कोई प्रॉब्लम। चलो अब आगे हम लोग आते हैं, न्यूक्लियस को थोड़ा सा खोलते हैं। क्या करते हैं, न्यूक्लियस को खोलते हैं। इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लो, न्यूक्लियस को खोलेंगे।